Recording is on. Recording is on. प्राची, फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है? प्राची, फिल्टर और मैप डिफरेंस बताना है। आज हो सकता है कि हम तुम लोग का गिटहब चेक करें, तो जिसका भी सही नहीं है उसको सही कर लेना। फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है? तुमसे ही पूछ रहे हैं, जवाब दो। वॉइस क्लियर नहीं है? अलाउ नहीं करता। यहाँ ऊपर देख रहे हो, इस पे क्लिक करके यहाँ अलाउ कर दिया करो। माइक को आ रहा है तुम्हारे में? अलाउ करो वहां से। प्राची, देखो रिमूव कर देंगे जवाब नहीं दोगी तो। फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस था? मन नहीं लगता है तुमको पढ़ने में? एक बार करके देख लेना था रूम पे। स्लाइस मेथड का क्या काम था कल देखे थे? क्या कर रहा था? इंडेक्स पोजीशंस दे रहे थे और उसमें से सब एरे निकाल दे रहा था। इस मेथड्स का भी वही काम है, बट ये दोनों काम करता है, ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है। स्टार्टिंग पोजीशंस बता दिए, 4 एलिमेंट्स इसको चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशंस बता दिए। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशंस का उससे कितना दूर तक काउंट करना है। जैसे 4 एलिमेंट्स हमको काउंट डिलीट करना था, 4 एलिमेंट्स डिलीट करना था एरे में, लेकिन 1 इंडेक्स है, तो स्टार्टिंग पोजीशंस बता दिए 1। उसके बाद अगर 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे तो 4 एलिमेंट्स अगला डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स देंगे वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके का रिक्वायरमेंट्स मुझे पड़ता है, कभी कभी एरे में यूज करते हैं। और एक न्यू एरे मिलेगा तो एक नया एरे बना लेते हैं। हमारे पास है ए आर, इसमें बोलते हैं स्लाइस करना है, लेकिन इस बार इस मेथड्स को कॉल किया। स्टार्टिंग पोजीशंस बताना है, क्या बोल रहा है? नंबर्स चाहिए। डिलीट काउंट, नंबर चाहिए, कितना डिलीट करना। उसके बाद नंबर का एरे कि कोई भी नंबर्स देते जाओ, सब हम एक्सेप्ट करें। हम बोले ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशंस तुम क्या करो, 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करो। तो 2 कौन सा होगा? 3। उसके बाद बोले 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर देना, 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर देना। बोला ठीक है, कर देंगे। और बोले एक बार 100 ऐड कर देना, एक बार 200 ऐड कर देना। तो आगे 2 एलिमेंट्स को वो डिलीट करेगा वहां से, देन उसके बाद 100 और 200 उसके जगह पे लेके आ जाएगा। तो न्यू एरे को प्रिंट करो और एक मिनट, एरे, हाँ ठीक है। न्यू एरे रिटर्न करेगा तो जितना काट के निकाला था, जैसे ये स्लाइस करता था वही काम करेगा, और जो चेंजेस होगा वो ओरिजिनल एरे में ही होगा। तो ओरिजिनल एरे में ध्यान से देखो, हम सेकंड इंडेक्स से बोले थे, तो सेकंड इंडेक्स यही था, और सेकंड इंडेक्स से उसने किया क्या? 2 एलिमेंट्स को रिमूव किया। तो 2 एलिमेंट्स कौन सा होगा? यही दोनों। और इस दोनों को रिमूव करके 100 और 200 को ऐड कर दिया। बोलोगे सर अगर एक ही एलिमेंट्स को ऐड करते तो 2 के बाद 2 को तो रिमूव करना था, लेकिन 100 ऐड किए, तो अभी क्या होगा? दोनों को रिमूव करके सिर्फ 100 ऐड होगा, 200 ऐड नहीं करेगा। किया? सपोज करते हैं इसको बोलते हैं कि 3 एलिमेंट्स को रिमूव करो, तो 0 तक का रिमूव कर देता और 100 ऐड कर देता, तो 100 के बाद 6 मिलता। 20 से किसी को रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर मिडिल में किसी एरे में इंसर्ट करना होगा तो हम बोले 2 से स्टार्ट करना, लेकिन रिमूव कितना करना? 0, रिमूव नहीं करना, तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन 100 को ऐड कर देगा उस पर। तो हम बीच में भी अगर डेटा को ऐड करना है तो कर सकते हैं। किया क्या? समझ आ रहा है? तो इस मेथड्स का वही काम है कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बीच में नहीं कराना चाहते रिमूव तो 0 दे दो, और डेटा को ऐड करना है वो डेटा यहाँ पे।
जो पोजीशंस बताएंगे, फर्स्ट नंबर पे स्टार्टिंग पोजीशंस जो बताएंगे वो, नेक्स्ट था डिलीट का, नहीं करना है तो 0 लिख दिए, और थर्ड में जो एलिमेंट्स को ऐड करना था थर्ड फोर्थ पे वो एलिमेंट्स हम दे दिए। ओके, समझ आया? थोड़ा बहुत यूज होता है इसका भी। एक मेथड है हमारे पास ज्वाइन मेथड, सुने तो होगे ज्वाइन के बारे में, लेकिन जो तुम सुने वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कुछ और। ज्वाइन मेथड्स का रिटर्न टाइप देखोगे तो स्ट्रिंग है, एस इक्वल टू कर देते हैं हम AR डॉट ज्वाइन मेथड्स का रिटर्न टाइप देखो। रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग रिटर्न तो करेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको सेपरेटर्स बताइए क्या देंगे नहीं देंगे। तो हम बोले एक काम करो, तुम सेपरेटर लेके जाओ, आज स्ट्रिंग ही लेता है तो सेपरेटर लेके जाओ, इस बार क्या करना माइनस ले लेना, और जब ये लेके जाओ तो प्रिंट कर दो जरा एस को क्या मिला है तुमको। तो एस में क्या करेगा, जैसे कोमा कोमा दे रखे थे तो माइनस ले लेगा उसकी जगह। सेपरेटर्स, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में सेपरेट कैसे करना, यहाँ पे जो तुम लिख दोगे उसके अकॉर्डिंग से ये सेपरेट करेगा। सेपरेटर्स की जगह पे हम जो लिखना चाहोगे नहीं, स्पेस से काम कर लेते हो, स्पेस लिख दो। पहले कोमा के साथ सेपरेट कर रहा था ना, तो सेपरेटर्स ज्वाइंस ये करता है कि सेपरेटर्स में क्या लगाना है हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करना होगा तो कभी कर सकते हैं। फिल, अगर कोई वैल्यू हमको बाहर फिल करना है किसी एरे में तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल मेथड्स को, डिफॉल्ट वैल्यू के जैसे। और इसमें बताना पड़ता है कि क्या वैल्यू फिल करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या और एंडिंग में क्या। तो सपोज करो कि हम बोलते हैं इसको कि 0 फिल कर दो, क्या करो 0 फिल कर दो, डायरेक्ट लॉग में हम प्रिंट कर दे रहे हैं AR डॉट फिल मेथड्स को कॉल करके, और इसको बोले 0 फिल करना, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 होगा और एंडिंग इंडेक्स 4 होगा। ध्यान से देखना, 2 से लेके 4 के बीच में सबको 0 कर दिया होगा, कर दिया क्या? तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फिल करना है कि नहीं नहीं ये कॉमन डेटा ही रखो, या स्टार्टिंग में हम बोल लेते कि नहीं 0 0 रख लो, तो फिल मेथड्स को यूज करके फिल कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू फिल करने के लिए कर सकते हैं इसको। ओके, सम मेथड्स को देखते हैं, एवरी मेथड्स को देखते हैं। सब, एवरी और यहाँ पे जो फाइंड था एक ही जैसा है। फाइंड में क्या काम करते थे, जब हम फाइंड में कोई कंडीशंस देखते थे और वो कंडीशन पहली बार जहां सेटिस्फाइड होता था वही एलिमेंट्स रिटर्न करता था। फाइंड यही किया था, याद करो, जब भी वो फाइंड मेथड्स को हम कॉल किए थे पहली बार कौन सा सेटिस्फाइड किया था, वही। सीधा लॉग में हम प्रिंट कर रहे हैं AR डॉट फाइंड मेथड्स को। और फाइंड को चाहिए था क्या, फाइंड को एक फंक्शन चाहिए था, तो फंक्शंस हम एरो फंक्शंस दे दिए थे और बोले थे यहाँ पे आइटम ले लिए थे, आई ले लो सपोज करो, और बोले हम आई अगर ग्रेटर मॉडुलस कर दो या ग्रेटर देन कर दो 5, तो 5 से ग्रेटर देन जो फर्स्ट एलिमेंट्स मिलेगा वो निकाल लेगा, निकाल लिया था, हाँ या नहीं। सम भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है, बस थोड़ा सा फर्क है। सम क्या करता है, रिटर्न टाइप तो इसका बुलियन है, ट्रू या फॉल्स में से रिटर्न करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो भी हम कंडीशन देंगे उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने वाला अगर एक भी एलिमेंट्स उस एरिया में प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न, चाहे वो फर्स्ट में हो कि लास्ट में, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। हर एक एलिमेंट्स में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, चेक कर ले, सेम ऐसे ही होगा, बस फर्क ये होगा कि इसमें इस बार सम को कॉल कर दो, और जब सम को कॉल करो, नाम से ही पता चल रहा सम, सम मतलब कोई भी, तो कोई भी क्या 5 से ग्रेटर देन है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। शायद 50 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं था तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि कौन सा था नहीं था। फाइंड क्या करता था, उस एलिमेंट्स को निकालता था पहली बार कौन मिला, जबकि सम क्या कर रहा है, बस चेक करके दिखा रहा है वो है या नहीं है, उस टाइप का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए एलिमेंट्स है। एवरी क्या करता है, चेक करता है कि हर एक एलिमेंट सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। सम और एवरी में क्या डिफरेंस है, सम ये चेक कर रहा था कि कोई भी है या नहीं, कोई एक होना चाहिए, जबकि एवरी मेथड्स क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक करेगा क्या सबको इसका सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कंडीशन सब कर रहा है तो ठीक है, अगर सब नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न चेक कर ले। सेम यही होगा, बस यहाँ पे अब किसको कॉल कर दें, एवरी मेथड्स।
नाम से ही तो बता एवरी एलिमेंट्स के लिए। तो आई चेक कर रहा है क्या सब आई 5 से ग्रेटर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब तो नहीं था, 0 भी है, 3 भी था, 1 भी है, सब तो नहीं है। हम बोले क्या सब 0 से ग्रेटर देन है, सारे पॉजिटिव नंबर है क्या? बोला हाँ, नहीं, अभी तो फॉल्स देगा क्योंकि 0 भी था, ग्रेटर देन तो नहीं है, सब नहीं है। बोले क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है? हाँ, अब सेटिस्फाइड करेगा कि सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी था। तो इवरी क्या करेगा, हर एक एलिमेंट्स के लिए भी मूव कर रहा है, देखो हर एक एलिमेंट्स के लिए मूव कर रहा था, तभी तो चेक कर रहा है, हर एक एलिमेंट्स के लिए मूव कर रहा है, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? बुलियन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बोलोगे अगर सर यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देते, ट्रू ही रिटर्न कर, फॉल्स किया तो फॉल्स कर दिया। कंडीशंस यहाँ पे जो भी दिए वो कंडीशंस अगर हर एक एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड करता है तो एवरी ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। जैसे अभी हमें चेक करना था कि सभी पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, कर सकते हैं, नेगेटिव है या नहीं, सभी ऑड नंबर है या नहीं, सभी इवन नंबर है या नहीं, इस तरीके का काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर्स का लिख देंगे कंडीशंस, तो अगर सभी सेटिस्फाइड करेंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कितना आसान है या नहीं? सभी प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं क्या? कैसे? हाँ, कैसे कर सकते हैं, तो कैसे? क्या कंडीशंस लिखोगे? एक लाइन का कंडीशन नहीं होता है, भूल गए हो क्या प्राइम नंबर का? कैसे लिखेंगे? ऑनलाइन में कोई बताना चाहोगे? अगर मुझे प्राइम नंबर चेक करना था कि जितने भी एलिमेंट्स है इस एरे में क्या सभी प्राइम है या नहीं है, सब में सेम ही हो जाता, फाइंड में चेक कर लेते कोई है या नहीं है, सम में चेक कर लेते कोई प्रेजेंट है या नहीं है, एवरी में हर एक एलिमेंट्स प्राइम है या नहीं है, कैसे चेक करते? तो कैसे करोगे बताओ ना, थियोरिटिकली हमें नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, कंप्यूटर को समझाना है। ऑनलाइन में कोई बताना चाहोगे इसका आंसर? सुप्रिया, तुमसे उम्मीद है, आंसर करो। सर फॉर और इफ का यूज करते हैं। फॉर इच का क्यों यूज करना है? एक फंक्शन बना देना प्राइम नंबर के लिए, रिटर्न करेगा, प्राइम होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ से कॉल कर देना उस फंक्शन से, कितना आसान है। नहीं कर सकते हैं वो, इसको क्या चाहिए यहाँ पे? कंडीशन ट्रू फॉल्स ही चाहिए ना, तो हम इधर प्राइम नंबर्स के लिए एक फंक्शन बना देते हैं और उसको यहाँ से कॉल कर देंगे आई के साथ, हर एक एलिमेंट्स के लिए वो कॉल होते रहेगा और चेक कर करके बताएगा, जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया बस कहानी खत्म इसका। हाँ, कितना आसान था। अब बना भी दे क्या? आसान है ना। फंक्शंस के अंदर में तो जो प्राइम का लॉजिक था वही लिखेंगे जो पहले हम लोग क्या करते थे, उस फंक्शंस को बस यहाँ से कॉल कर देंगे, तो हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा क्या? हाँ, बिल्कुल हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा, और हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा तो ट्रू फॉल्स में से रिटर्न करेगा ही करेगा। वो ट्रू रिटर्न किया तो कहानी खत्म, फॉल्स किया तो कहानी खत्म। सम में भी वही होता, फाइंड में भी वही होता। मतलब यहाँ से हम किसी फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स फंक्शंस क्लियर हुए तुम्हारे एरे के? बहुत सारे फंक्शंस मेथड थे, अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस और मेथड थे। अगर किसी को ये हार्ड लग रहा है तो उसके लिए हम कुछ बताना चाहेंगे। जावा में स्ट्रीम एपीआई पढ़ोगे तो यही सब फंक्शंस पढ़ना होगा, फंक्शन पढ़ोगे, और फंक्शंस के बाद अगर एरे पाइथन में पढ़े तो यही सब फंक्शंस का नाम और काम भी सेम होगा। अगर तुम पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में भी यही फंक्शंस का नाम होगा, यही में काम होगा सब। जावा में भी यही काम होगा, यही होगा, और आगे चल के स्ट्रीम एपीआई ही जावा में यूज होगा तो उसमें ये सब काम आएगा। यहाँ पढ़ लोगे, जेएस में याद कर लोगे तो जावा में भी आसान हो जाएगा, पाइथन में आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो बेटर ये है कि तुम जेएस में इसको समझ ही लो, ताकि कल पाइथन से अगर तुमको पढ़ना पड़े तो प्रॉब्लम्स नहीं है। नाम भी सेम है, काम भी सेम है, बस सिंटेक्स बदलेगा। अगर यहाँ पे आज तुमको याद रहेगा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, यहाँ याद नहीं रहेगा तो वहां भी फंसोगे, वहां पे फिर से पढ़ना, फिर से याद करना। इससे अच्छा यही कर लेते, और जेएस में इसके बिना काम चलेगा ही भी, बहुत यूज होगा। मल्टीपल टाइम यूज करोगे तो याद हो जाएगा, तो करो नहीं यूज, मना थोड़े किया यूज करने से। सबको कर करके देखते जाओ, जैसे हम अभी किए, तो सबको करके देखे ना, ऐसे ही करके देखो, नहीं तो बोलो हम क्वेश्चंस दे देंगे।
एरे तो फिलहाल खत्म होता है और एरे को बाय बाय टाटा करो और चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट, शायद ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग कवर कर लिए थे बाकी है, शायद कवर कर लिए होंगे। इसमें भी ढेर सारा फंक्शंस है, बहुत मुश्किल है। स्ट्रिंग को बाद में कवर करेंगे, हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं। स्ट्रिंग को कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट पर। किसी को याद है ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिफिनेशंस कोई बताओगे? इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा। जेएस में भी क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब चीज होता है। जेएस भी उप्स को सपोर्ट करता है, मतलब समझ आ ही गया होगा क्या बोलना चाहते हैं। उप्स को सपोर्ट करता है तो क्या क्या फीचर्स आने वाला है, बहुत फीचर्स आने वाला है। लेकिन जेएस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए नहीं यूज करते हैं, इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू ही काम कर लेते हैं सारा, लेकिन ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी। तो जेएस में एक फीचर्स प्रोवाइड किया, तो बोला अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्लास की जरूरत नहीं। कमाल है ये तो। पहले क्लास क्रिएट करो फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये बोला कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम अलाउ करते हैं। और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट भी कमाल का होगा, उसमें जो रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे अभी एरे पढ़े तो एरे में भी कुछ भी रखते थे, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े तो ऑब्जेक्ट भी रखा सकता है। तो एक एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे भी हो सकता है, सब हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर में दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इन सबको बनाने के लिए हमें क्लास की जरूरत नहीं है, बिना क्लास का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बना ले। डेटा टाइप तो बताना नहीं है, तो लेट सपोज करो एक ओबीजे, या मान लो कि S1 स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे थे। क्लास तो है नहीं तो स्टूडेंट S1 लिखते थे, अभी क्लास नहीं है तो डायरेक्ट S1 ही लिखेंगे ना। बोला ठीक है। बोला क्लास का प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी तो नहीं पता, हम अभी तुमको डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ ना, वैल्यू भी दो। तो याद करो जब तुम क्लास बनाते होगे, जैसे क्लास में नेम लिखे तो नेम S1 डॉट नेम लिखते थे, उसमें तब वैल्यू देते थे। तो हमेशा जो डेटा होता था हमारा की वैल्यू पेयर्स में हो जाता था, कि जो प्रॉपर्टी का नेम होता था वैल्यू उसमें क्या रखना है। रोल नंबर, तो रोल नंबर में अगर 1 है तो रोल नंबर 1 उसका, हमेशा की वैल्यू में डेटा रखते थे ऑब्जेक्ट में। याद करो ईमेल, और ईमेल में जो वैल्यू होता था ऐसे ही रखते थे ना। तो जब भी हम डेटा रखते हैं ऑब्जेक्ट के में तो की वैल्यू पेयर्स में। बोला डायरेक्ट आप यहीं पे की वैल्यू पेयर्स में रखिए ना। बोला ठीक है। और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जेएस में यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। एरे के लिए कौन सा था? बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके लिए कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम लोग, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं ना, मैथ में पढ़े होगे। तो इसको हम बोलेंगे या तो कर्ली ब्रैकेट, वैसे प्रोग्रामिंग में इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट ही बोलते। और जब भी डेटा रखोगे की वैल्यू पेयर्स में, हम बोले नेम, और नेम में रख लो मेरा नाम। अच्छा इक्वल टू नहीं, कॉलन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर में, कोमा अगला दे देते हैं। हम बोले क्या, मेरा रोल नंबर भी रख लो। इंटीजरल है तो नॉर्मल दे दिए। और कुछ देना है क्या? हाँ सिटी दे दो, सिटी कॉलन्स वैल्यू दे देते हैं। सही है। लास्ट में कॉमा दे भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम, नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इग्नोर करता है जीएस वो। सही है, दे भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मान जाता है, समझदार है। तो जैसा इच्छा हो, तुम्हारा देने का मन करे दे देना, नहीं मन करे छोड़ देना। बीच में देना जरूरी होता है सेपरेट करने के लिए, लास्ट में जरूरी नहीं होता। सेमीकोलन के बारे में तो बता ही रखे, मन होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना। और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। चाहो तो तुम इसको प्रिंट करके देख सकते हो। और S1 को अगर तुम प्रिंट करोगे अभी तो डेटा मिलेगा हमारा की वैल्यू पेयर्स में, बिल्कुल मिल रहा है क्या? जावा में मैप पढ़े तो मैप ही समझ लेना इसको। की वैल्यू पेयर्स में हम डेटा को स्टोर करेंगे, यही होता है ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेफिनेशंस भी बदल दिया। A JavaScript object is a collection of property where each property is key value pairs। यही हो रहा था क्या? और कैसे डिक्लेयर किए? तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स बहुत आसानी से हम लोग डिक्लेयर कर दिए, और क्या था? कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। क्या और भी तरीका है? हाँ बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर क्लास बनाए होते तो। अभी क्लास नहीं बनाए तो ये तरीका यूज नहीं कर रहे।
क्लास भी बनाएंगे, जेएस के अंदर में क्लास कॉन्सेप्ट भी होगा, उसके फीचर्स को भी देखना है, तो वहां पे न्यू कीवर्ड्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे पहले करते थे। ओके, या अगर जावा पढ़े थे तो जावा में हम बताए थे सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास था, यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें डेटा को रख सकते हैं। या हम लोग फंक्शनल के थ्रू, फंक्शनल कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस में भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फंक्शन वाले को भी रहने दो, पहले नॉर्मल वाले को समझते हैं कि कैसे काम करेगा नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिएट कर लिए, बोलोगे सर क्रिएट तो कर लिए लेकिन डेटा हमको सब नहीं चाहिए था, इसमें से नेम चाहिए था, तो कैसे एक्सेस करते थे याद करो, डॉट के साथ, वहां पे भी डॉट के साथ करते थे, यहाँ पे भी डॉट के साथ कर लोगे, लो नेम मिल जाएगा, जिस चीज को एक्सेस करना है कर लो, यहाँ पे कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। अब तो क्लास ही नहीं बनाना पड़ रहा है हमको, डायरेक्ट वैल्यू रखो काम हो जाएगा, सही है। अगर रोल नंबर करना है तो रोल नंबर लिख देंगे यहाँ पे नेम के जैसे, जैसे बाकी में होता था एज इट इज होता है, तो बोला कि अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बदलना भी होता था तो हम लोग ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे ना, डॉट के साथ ही। तो अभी अगर रोल नंबर को यहाँ पे चेक करें तो रोल नंबर बदल गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्मॉल लेटर में लिखा करो जब नाम लिखते हो तो, उसे कैपिटल में काम करता बट स्टैंडर्ड होता है कि स्मॉल में, बदल गया क्या। और ये सब काम तुम लोग बहुत अच्छे से किए होगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस वहां पे क्या होता था पहले क्लास बना लेते थे और फिर काम करते थे। यहाँ पे बोला क्यों उतना परेशान हो रहे, डायरेक्ट आप काम कीजिए ना, आपको वैल्यू रखना है रखते जाइए की वैल्यू पेयर्स में, हाँ या नहीं, एक्सेस करने के लिए समझ आया, हाँ या नहीं, बिल्कुल समझ आया। अब सपोज करो किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना था, हमको सिटी नहीं चाहिए, इसमें से सिटी नहीं चाहिए था, अभी यूज कर रहे थे तो अभी हमको चाहिए था, थोड़ी देर बाद नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद बोले नहीं चाहिए, तो क्या किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, बोला हाँ डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, तो डिलीट कीवर्ड दिए हैं आपके पास, और डिलीट में बता दीजिए कि s1.ct आपको अब नहीं चाहिए, सिटी का काम खत्म हो चुका है। तो जब पूछोगे इससे कि सिटी क्या है, बोला सिटी तो आप बोले थे हमको डिलीट कर देना, सिटी तो मिला ही नहीं हमको, ठीक है। तो क्या समझे, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना है तो डॉट के साथ करेंगे, और अगर डिलीट करना है तो हमारे पास डिलीट कीवर्ड है, तो डिलीट कीवर्ड के साथ कर लेंगे। समझ आया यहाँ तक, 5 मिनट वेट करना।
तो डिलीट भी समझ आ गया। आवाज कम करो। डिलीट में क्या था कि कोई प्रॉपर्टी को अगर डिलीट करना है तो क्या करें। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन से अगर सर ऐड करना होगा तो ऐड कीवर्ड तो नहीं हो सकता है कि सिटी अभी हम डिलीट किए और इसके जगह मुझे मोबाइल नंबर चाहिए था, ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये न्यू कीवर्ड या फिर ऐड कीवर्ड है, नहीं, इसके लिए ऐड या न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट लिख दो ना, डॉट क्या चाहिए तुमको, मोबाइल नंबर, बोलो मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, इसमें डेटा डाल दो, डाल दिए और बोलते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करना जरा मोबाइल नंबर को, क्या रखा है मोबाइल नंबर में, s1 डॉट मोबाइल। सही है, आसान है नहीं, मतलब बाद में हम कोई प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं और किसी का काम नहीं हो तो रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है ये तो। एक तो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दिया, हाँ की वैल्यू पेयर्स में डेटा रखते गए, करली ब्रैकेट ऑन किए, की वैल्यू पेयर्स में डेटा रखते गए। देखो जावा स्क्रिप्ट में एरे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, थोड़े दिन बाद हम पढ़ेंगे जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जब भी इंटरनेट पे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, वेब एप्स बनाने में जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो एक ही फॉर्मेट यूज करते हैं और वो होता है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, चाहे तुम जावा से बैकएंड करो कि नोड से बैकएंड करो कि पाइथन से करो, किसी से करो फर्क नहीं होगा, लेकिन डेटा जो ट्रांसफर होगा वो होगा जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसे ही देखने में लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल, हम सकल समझ लो, जुड़वा भाई था थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अगर जेएस का ऑब्जेक्ट समझ आ जाए तो वो भी आसानी से समझ आ जाए, नहीं तो बाकी लैंग्वेज वाले को समझ ही नहीं रहता ये जेसन फॉर्मेट कहां से आ गया अलग। ठीक है, तो जेसन भी समझेंगे। क्या नाम बताए, जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन फॉर्मेट। देख लो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का जुड़वा भाई है। तो जब ये आएगा तो इससे मिलेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के साथ बढ़िया से मिल लेते हैं ताकि जब ये आए तो हमको जाना पहचाना लगे। ठीक है, कोई भी अगर नया प्रॉपर्टी ऐड करना था बहुत आसानी से कर लिए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिलीट करना था तो आसानी से डिलीट कर लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो चलो हम एक्सेस करते हैं एक एक करके डेटा। इसको थोड़ा देर के लिए हम कमेंट्स करते हैं और हम बोलते हैं कि मुझे इसमें से नेम चाहिए था, एक वेरिएबल बनाए हम फिर से नेम नाम से। क्या सेम नाम से दो वेरिएबल बन सकता है, एक ब्लॉक के अंदर नहीं बनेगा, अलग अलग है, वो किसी और ब्लॉक के अंदर में ये बाहर में है। इसको एक्सेस करना है तो एच डॉट नेम को कॉल करेंगे, और अगर हम नेम को प्रिंट करें तो मिलेगा नेम, हाँ मिल रहा है। तो इसमें क्या किए, पहले भी तो हम लोग करते थे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें नेम था तो s1 डॉट नेम करते थे, किसी दूसरे वेरिएबल में रखना होता था रख लेते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, सेम ही तो है। तो किसी ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालना था, किसी दूसरे वेरिएबल में रखना है तो रख लेते, डेटा टाइप ऐसे ही लिखते थे ना, कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीका है, हाँ है ना, और भी तरीके हैं। क्या बोला, एक तो ये तरीका है आपके पास कि डॉट के साथ लिख लीजिए, बहुत सारे हम तरीके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उससे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दो नाम से डिक्लेयर करोगे तो एरर तो देगा, डबल कोटेड के अंदर में लिख दो नहीं, ऐसे भी कर लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का ओपन करके और उस वेरिएबल्स का नाम लिख देंगे जिस वेरिएबल्स में से डेटा को एक्सेस करना है, फिर भी कर सकते हैं। दोनों तरीका आसान है या नहीं। यहाँ पे भी देखो वही सब मेंशन किए थे, एक तो आप है कि डायरेक्ट डॉट प्रॉपर्टी के साथ एक्सेस कीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम दिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा तरीका भी है, अगर इसमें से निकालना है डायरेक्ट नेम को तो नहीं कर सकते, नेम रख लेंगे तो। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपको नेम ये कॉमन ही रखना था, अलग अलग रखते थे यहाँ पे वो भी चलता, इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन अगर आपको कॉमन ही रखना है तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अभी सपोज करो मुझे नेम रोल नंबर और सिटी सब चाहिए था, यहाँ पे नेम रोल नंबर सिटी
सब चाहिए था, और सब अगर तुमको चाहिए तो सबके लिए 3 लाइन यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो बोला क्या कि आप एक काम कर सकते हैं, सेपरेट एक साथ वेरिएबल्स बना सकते हैं सर। क्या चाहिए आपको? नेम चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल नेम चाहिए। और क्या चाहिए? हम बोले यहाँ पे रोल नंबर भी चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए, और कुछ चाहिए? तो जो जो चाहिए बता दीजिए। किससे उठा के लेके आना है? तो ऑब्जेक्ट से उठा के लेके आना। किससे? इस वाले ऑब्जेक्ट से उठा के लेके आना। हाँ या नहीं? तो ये काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में दे देते हैं नेम और रोल। एक मिनट, यहाँ पे S1 कर देना, डायरेक्ट लिखना ऑब्जेक्ट डी स्ट्रिंग आ जाना चाहिए। एक एक दो पहले ऑब्जेक्ट डी स्ट्रिंग होता था, कटा कटा क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एक नेम नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, पहले से बना हुआ एक नेम नाम से, उसको एक्सेस करने के लिए जैसे जाओगे तो एरर दे देता है, इसीलिए बोल रहा है कि इसको यूज मत कीजिए। बट हम वो बता रहे हैं कि वो वाली ये नेम नहीं, ये मेरा वाला नेम है। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग करते थे, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इसमें हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के साथ एक्सेस करते थे, और एक्सेस करने के लिए मुझे बताना नहीं पड़ता था कि किसका नाम है। अच्छा उल्टा हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये उल्टा हो गया। इस ब्रैकेट को इधर लगाते हैं, ठीक है, इधर लगाते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। S1 था S1, अभी मिल जाएगा, मिल गया। यहीं पे अब कोमा दे के दे देते हैं। रोल चाहिए था, रोल भी ले लो, और क्या सिटी रखे हैं? सिटी भी ले लो। ये तीनों वेरिएबल सेपरेट बन गया, और तीनों में हम डेटा भेज चुके होंगे। अब प्रिंट एक ही किया, बाकी को भी कर लो। नेम, रोल नंबर, और है हमारे पास सिटी। आगे क्या? तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हर एक में से डेटा को हमको निकालना था और एक सेपरेट वेरिएबल बनाना था, जो काम यहाँ पे कर रहे थे, बट यहाँ पे हमको मैनुअली करना पड़ा था। एक वेरिएबल बनाए नेम, फिर बोले S1 डॉट नेम, फिर इसी तरीके से रोल होता, ईमेल होता। अब सपोज करो 10 ऑब्जेक्ट होता, या 10 उसके अंदर में वेरिएबल्स होते, इसको मेंबर्स बोलते हैं। वैसे 10 मेंबर्स होते तो क्या हमको 10 बार लिखना पड़ता है? और उनसे आसान ये हुआ कि नहीं हुआ? और रिएक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉप्स में यही यूज करेंगे। तो अगर हम जेएस पढ़ा रहे हैं तो कभी भी माइंडसेट नहीं रखना है कि हम जेएस पढ़ा रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो रिएक्ट है, हम रिएक्ट के लिए ओके कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट तक पहुंचेंगे तभी तो। और तब तक में ओके रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट्स में से अगर डेटा निकालना है तो सबसे आसान तरीका हमारे लिए यही है। हाँ या नहीं? इससे आसान कुछ होगा? इससे आसान क्या होता? अगर इसमें करते तो हमको अभी 3 बार लिखना पड़ता। एक लाइन में काम खत्म, ये वेरिएबल्स बना के उसमें डेटा रख दिया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रिंग। बोलोगे सर ऑब्जेक्ट डी स्ट्रिंग होता था तो क्या एरे में भी ऐसा होता था? हाँ एरे में भी होता था, एरे में, लेकिन बताए नहीं तुमको, अब बताते। मान लो कि यहाँ पे एक एरे था, उसको एरे डी स्ट्रिंग बोलते हैं। लेट AR मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40, चलो 10 20 80 दे दो। मुझे क्या करना था, इसमें से डेटा को रिट्राइव करना था, फर्स्ट 2 डेटा को, और उसको रखना था एक ए और एक बी वेरिएबल्स में। किसमें किसमें? एक ए वेरिएबल है, एक बी में। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, AR के 0 इंडेक्स से या 8 इंडेक्स से। हाँ या नहीं? बोलो, ऐसे ही लिखोगे या इसका सिंपल सा तरीका है डी स्ट्रिंग। डी स्ट्रिंग में क्या करते हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट था तो करली ब्रैकेट दिए थे, एरे है तो बिग ब्रैकेट देते हैं, ये दे दिए कॉमा बी दे दिए, और बोला किस में से लेके आना, तो हम बोले AR से लेके आना। कितना आसान है। ए और बी में 10 और 20 जा चुका है, कुछ नहीं बताया। ये सीक्वेंस में ले लिया, 2 निकालना था तो ऊपर के 2 उठा लो, तीसरा भी दे देते हैं सी भी, तो सी उठा के लेके आता 30 को, प्रिंट करके देख लो सी को।
कितना आसान है एरे में से डेटा को एक्सेस करना। ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी किए थे, बस ऑब्जेक्ट और एरे में क्या फर्क था, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम किसको यूज करते थे, कर्ली ब्रैकेट को। तो जब हम इसमें से एक एक करके निकाल रहे थे तो कर्ली ब्रैकेट, लेट तो वेरिएबल्स के लिए, कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे दिए, उसमें डेटा चले गया। एरे में भी वही हुआ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट था तो स्क्वायर ब्रैकेट से बताया। और जब इस तरीके का सिंटैक्स तुमको मिलो तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना, अच्छा इसमें से डेटा निकाल के डायरेक्ट इसमें रख। अब सपोज करो ना हम जब इंडेक्स के थ्रू करते तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे एक एक करके करना पड़ता है, हाँ या नहीं, एक एक करके करना पड़ता है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स और फिर 3 बार ये वेरिएबल्स होना, उससे ऐसा नहीं है। पीछे से दिन लेना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एरे में एक और टॉपिक छूट गया था कि ऑब्जेक्ट भी हम इस एरे के अंदर में रख सकते हैं। जैसे लिखे ये, अब इसमें हम चाहते थे कि S1 जो हम बना रखे वो भी चले जाए, जा सकता है कि हाँ जा सकता है, तो एक रिमूव कर दो। थर्ड इंडेक्स सी में क्या होगा S1, सी को जरा प्रिंट करो, आगे डेटा पूरे ऑब्जेक्ट को भी किसी एरे के अंदर में रख सकते हैं कि हाँ रख सकते हो। तो जब ऑब्जेक्ट को हम रख ही सकते हैं तो क्या नया ऑब्जेक्ट यहीं पे बना के रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। सिंटैक्स से घबराना नहीं, कुछ अजीब सा दिखने में लग जाता है, बट ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था तो ये एरे के लिए था, इसको जब देखो समझ जाना एरे है। उस एरे के अंदर में हम ये दोनों एलिमेंट्स रखे थे, तीसरा एक ऑब्जेक्ट रखे, चौथा बोले हम यहीं पे ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं ना। और जब इसके अंदर में रखेंगे तो की वैल्यू पेयर्स में, जैसे सपोज करो ए में हम लिखे 10, की वैल्यू पेयर्स में बी में लिखे 60। तो यहाँ पे अगर हम एक रिमूव कर दें तो अभी अगर सी को हम पूछे तो सी में ये वाली ऑब्जेक्ट चला गया होगा, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या ए और बी, तो देखो ए और बी मिलेगा, कमाल है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे भी रख सकते हैं और एक एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। बोलोगे ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे कैसे रखना है सर, तो मान लो कि इसके अंदर में कोई एरे रखना था तो AR नाम से बना लिए सपोज करो, और इसमें एरे रखना कुछ इस प्रकार से रख दिए, लो इसमें जो जो डेटा रखना है रखना, सही है। तो उसके अंदर में एरे भी चला गया और इसके अंदर में ऑब्जेक्ट भी चला गया। तो अभी अगर हम बी को प्रिंट करेंगे तो वही मिलेगा हमको, देखो एरे भी था उसके अंदर में, क्या समझ आया, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं हुए ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी दिखे, कुछ अजीब सा दिखे तो घबराना नहीं है कि क्या हो गया। चलो एक हम बनाते हैं यहाँ पे एरे, और एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे रखेंगे, खूब सारा कंबाइन करते हैं। तो लेट एरे, एरे के लिए सिंबल बन गया हमारा सिंबल, हाँ या नहीं। कोई डेटा रखना था तो हम रख दिए यहाँ पे 10, कोमा दे दिया अगले के लिए, और अगला बोले हम तो एरे ऑब्जेक्ट रखेंगे, बोला ठीक है रख लीजिए ऑब्जेक्ट। तो हम बोले नेम मेरा रखो, इसमें कॉलम नेम रख लिया, ठीक है। दूसरा डेटा क्या रखना, हम बोले एरे रखने वाले, बोला कोई बात नहीं आप रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, एक एरे के अंदर में कुछ भी रख सकते हैं। इसमें सपोज करो 200 लिखें, बोला दूसरा एलिमेंट क्या, हम बोले फिर इसके अंदर में ऑब्जेक्ट रखेंगे, रख लो क्या प्रॉब्लम है, रख सकते हैं ना। इस तरीके का बहुत बार होने वाला है और कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी एक एक करके एक्सेस करेंगे, किसके तक पहुंचना है कैसे पहुंचना है देखते जाना। सपोज करो एक एक्स एलिमेंट बना है और एक्स में रखे हम 56, ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से लिखेंगे, हाँ या नहीं। अब देखो क्या कर दिया यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या लिख दिया सर, पूरा का पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं। एरे के अंदर में एलिमेंट्स भी है, ऑब्जेक्ट भी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एलिमेंट्स भी है, एरे भी है, फिर उस एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट है, सब। तो एक्सेस करना चाहते हैं हम इस एक्स को, डायरेक्ट पहुंचे हम सबसे अंदर वाले पे, कैसे जाएंगे जरा सोचो। वेरिएबल यहाँ पे हम बना लिए जेड, और जेड में हम चाहते हैं एक्स का एलिमेंट्स ले लें, तो हम बोलेंगे एरे में से लेके आओ। एरे कौन से इंडेक्स है, इंडेक्स बता रहे हैं, ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, इसका ब्रैकेट बंद यहाँ पे हुआ है, तो हम बोले AR के 1 वाले इंडेक्स से लेके आ जाओ, तो पूरे ऑब्जेक्ट को लेके आएगा। हम बोले नहीं पूरे ऑब्जेक्ट को मत लेके आना, उसके अंदर जाना और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिलेगा, नेम और एरे। तो डॉट के साथ अगर हम बोले AR पे पहुंच जाओ तो ये पहुंच जाएगा, इस पे पहुंच गया यहाँ तक। और हम बोले उसके अंदर में एरे है तो इसके अंदर में फिर से आपको जाना है, और इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 200, सेकंड इंडेक्स पे क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो हम बोले फिर से सेकंड इंडेक्स को उठाना, और बोले सेकंड इंडेक्स के अंदर जाना तो आपको मिलेगा एक्स, बोला ठीक है।
बहुत मुश्किल लगा लेकिन पहुंच गए आखिरकार, और जेड को प्रिंट करेंगे तो हमको वो डेटा मिलेगा। हाँ या नहीं, समझ आया? तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बस जो हम जानते हैं उसको दिमाग में बैठा ना, बहुत आराम आराम से चलना, हड़बड़ाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सुने तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं, आराम से कि कहाँ से कहाँ गए, कौन सा एरिया, कौन सा ऑब्जेक्ट है, पहचानते हुए जाना है केयरफुली। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता था, सांप को देखते हुए चलते थे, देखते हुए चलना, कहीं की गड़बड़ की है तो कुछ और मिल जाएगा तुम। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ऑब्जेक्ट और एरिया में क्या कॉम्बिनेशन है सर? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ फिक्स है कि नहीं है? कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी गलत नहीं होता है, सब सही ही रहता है। यहाँ पे बोलोगे सर अगर यहाँ पे जीरो दे देते तो जीरो के केस में अनडिफाइंड मिल जाए, तो नहीं दिए मेरी वस्तु अनडिफाइंड मिल जाता, अगर हो जाता तो मिल जाता। एरर तो नहीं देंगे, बोलेगा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं मिला वहां पे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है जावास्क्रिप्ट में? एरर्स नहीं देता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम और यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी है, सबसे बड़ा बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? एरर नहीं देता तो पढ़ने में मजा आता है। प्रॉब्लम्स क्या है? अगर बड़ा कोड होगा ना तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां से कहां गया है, हो गया या नहीं हो गया कंफ्यूज, इसी में कंफ्यूज होते होगे कि कहां से कहां पहुंच रहा है। तो जब बड़ा कोड होगा, 1000 लाइन का कोड होगा, 2000 लाइन का कोड होगा, 5000 लाइन का कोड हो गया, तो सर रुकिए 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, पहले हमको देखने दीजिए कहां से कहां गया है कोड। कहीं 2 मिनट की जगह 2 दिन ना मांग लो तुम लोग, कि 2 दिन रुकिए, 2 दिन बाद बताएंगे कि कहां गया था डेटा। अब मान लो कोई अनडिफाइंड आ रहा है, मान लो अनडिफाइंड आ रहा है, बोलोगे अनडिफाइंड कहां से कहां जा रहा है, रुकिए सर अनडिफाइंड कहां गलती है, क्योंकि ये तो बताएगा नहीं कि उस लाइन में एरर है, लाइन तो बता ही नहीं रहा है कुछ, अनडिफाइंड आ जा रहा है, तो हमको पता ही नहीं अनडिफाइंड कहां से आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, जो बग्स होता है ना, जो प्रॉब्लम्स होता है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बाकी लैंग्वेज में यही ढूंढना आसान होता है, जेएस सीखना आसान है, काम करना आसान है, लेकिन कहीं गलती से अगर प्रॉब्लम मिल गया ना तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब इसी में अगर गलती से भी हम जीरो के जगह पे 1 या 2 लिख देते हैं, इसको एरर देना चाहिए था, एरर के जगह पे अनडिफाइंड दे रहा है। तो अब जरा सोचो कि अभी तो तुम्हारे सामने में 2 लिखे हैं, अभी तो तुम्हारे सामने में 2 लिखे या 0 लिखे, तो तुम देख लिए, अगर कोई और यहाँ पे गलती से लिख देता, किसी जूनियर का प्रोग्राम मिलता, तो तुम डायरेक्ट इस 0 पे टारगेट नहीं कर सकते थे, तुमको एक एक करके देखना पड़ता, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ से यहाँ गए, फिर वहां गए, हाँ या नहीं, करना पड़ता। और अगर ये लाइन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर तो गए से, तो जेएस का एरर तो ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जेएस पे जब काम करोगे तो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट जेएस से नहीं बनता, जेएस से इसीलिए नहीं बनता। जैसे फुल स्टैक डेवलपर्स में मर्न स्टैक डेवलपर्स का नाम सुनेगा, तो मर्न स्टैक डेवलपर्स को सर छोटी कंपनियां हायर करती है, इसलिए कि छोटी कंपनी के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल वेबसाइट्स बनाने होते हैं, तो जब नॉर्मल बनाना होता है तो वो मर्न पे काम कर लेता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट बड़ा होगा, अब सपोज करो 6 महीने में प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो सोचो कितना बड़ा कोड होगा, बहुत बड़ा कोड होगा। और जेएस से बनाए और एरर ढूंढने में हमको 6 महीना और लग जाए तो लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। तो जेएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब बग्स ढूंढना हो ना तो एक्सपीरियंस वाले भी फेल हो जाते हैं, उसको भी नहीं पता चलता कि हुआ क्या है, 2-4 दिन लग जाएगा ढूंढने में। तो इसीलिए बाकी जगह पे जहाँ पे भी बड़े स्किल है, जितने एमएनसी कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो सब जावा की तरफ स्विच करता है। जावा में एरर ढूंढना बहुत आसान होता है, याद करो थोड़ा सा भी मिस करते होगे तो एरर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, बग नहीं होने देता है उसमें। प्रॉब्लम तुम एक बार में कोड देखोगे पता चल जाएगा कहाँ पे गलती है। याद करो जेएस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एरर्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन एरर्स को ढूंढना मुश्किल नहीं हो रहा है। जावा में आसान था, कुछ गलती करते थे एरर दे देता था, तो ढूंढना तो आसान है, तुरंत बताता था नहीं ये प्रॉब्लम है, अननेसेसरी कुछ भी ऐसे वैसे नहीं कर सकते, लिमिटेड होता था। तो उसमें बड़े स्केल के प्रोजेक्ट को हैंडल करना आसान होता है। प्रॉब्लम समझ आ गया, सॉल्यूशंस भी मिल गया। तो छोटे कोड में ये हाल हो रहा है, पता नहीं बड़े कोड में क्या करें। तो पैसेंस से रखना है, जो रूल्स तुम जानते हो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, सब समझ आ गया, हाँ या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मेथड पढ़े थे क्या? मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है पता है? छोटा सा डिफरेंस है।
हम उसे बोलते हैं बार बार कि मेथड फंक्शन एक ही बात है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर किसी क्लास के अंदर में कोई फंक्शंस बनाते हैं उसको मेथड बोलते हैं, और फंक्शन जब बाहर में होता है सेपरेटली तो उसको फंक्शन बोलते हैं। ये डिफरेंस है। तो क्या हम जावास्क्रिप्ट में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शंस बना सकते हैं? हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शंस भी बना सकते हैं। इसको कमेंट कर दें। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शंस बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। तो मान लो लेट एक ओबीजे बना, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर में फंक्शंस बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं, फंक्शंस कीवर्ड के साथ बना दो, बना सकते हैं ना, हाँ या नहीं? चलो एक फंक्शंस बनाते हैं। मान लो कि एक नेम बना लिया हम लोग, और नेम में हम बोले कि मेरा नाम प्रिंट कर देना। बोला ठीक है, कर दिया नाम प्रिंट। दूसरी तरफ आए, उससे क्या पूछे कि एक फंक्शंस बनाना है, फंक्शंस का कुछ नाम तो दोगे ना? तो हम बोले सपोज करो सो नेम फंक्शन दे देते हैं, हाँ या नहीं? सो नेम फंक्शंस। तो फंक्शंस बनाने के लिए यहाँ पे फंक्शंस की वर्ड यूज नहीं करते, पता है फंक्शंस ही बनाना, तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। देखना फंक्शंस में डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो वाली जो नॉर्मल फंक्शंस बनाते थे फंक्शंस, फिर फंक्शंस का नेम, उस तरीके से नहीं बना सकते। यहाँ पे आज असाइनमेंट ही करते हैं। तो अक्सर यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एरो फंक्शंस यूज कर लेते हैं, फिर ये रिटर्न करके इस वेरिएबल में चले जाता था। या नहीं तो अगर एरो फंक्शंस यूज नहीं करना है तो एनोनिमस फंक्शंस को यूज कर लो, ये भी तो वही था। तो भी यहाँ पे हम प्रिंट कर देते, तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में बोले नेम प्रिंट कर दो, तभी देगा। ये नेम कौन है भाई साहब, जरा मुझे बताइए, नेम कौन है बताइए जरा। तो हम क्या करते हैं अब, ओबी डॉट सो नेम फंक्शंस को कॉल कर दे। ऐसे ही करोगे, जैसे इसको रन करेंगे तो एरर देगा, अनडिफाइंड, नेम इज अनडिफाइंड। चाहे एरो यूज करो चाहे कोई भी यूज करो, अभी ये देख लेते फिर एरो भी कर देंगे। पूछ रहा है ये नेम कौन है, बोला रे कैसे बेवकूफ है, ऊपर ही तो नेम लिखे हैं, देख नहीं रहा है तुमको, कितना बेवकूफ है, इसके ऊपर में नेम नहीं दिख रहा है, इस ब्लॉक के अंदर है तो एक्सेस तो कर ही सकता है। बोला नहीं मुझे नहीं पता, हम तो अपने पास ढूंढ रहे हैं, मेरे पास नेम नहीं है। बोला अच्छा अपने पास ढूंढ रहा है, लो अपने पास में नेम रख लो। इसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। ये लोकल ना हो गया, अभी प्रिंट करोगे तो बोलेगा हाँ हमको मिल गया। एक मिनट, ये लेट पैर के साथ मुझे डिक्लेयर कर दो, लेट्स में प्रॉब्लम आएगा कि दोबारा नाम से हो जाता होगा। मिल गया, लेट में दोबारा डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो बोला अपने पास तुम ढूंढ क्यों रहा है, ऊपर वाला है, ऊपर वाले को एक्सेस करो। बोला मुझे नहीं पता ऊपर में कौन है, नहीं पहले मुझे बताओ तो ऊपर वाला ढूंढना था, नहीं तो हम अपने पास ढूंढेंगे। और कैसे बताते थे, एक फंक्शन से बाहर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए तो एक कीवर्ड पढ़ाए थे, दिस कीवर्ड। यहाँ पे भी है दिस कीवर्ड, और दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट जिसके अंदर में प्रेजेंट है उसका ऑब्जेक्ट कॉल करता है। तो हम बोले दिस डॉट नेम, तो ये समझ गया अच्छा ये वाले नेम की बात कर रहे हैं। बोले हाँ तभी से तुम समझ ही नहीं रहे हो, समझ गए तो लो। तो अगर किसी फंक्शंस के अंदर से एक्सेस करेंगे तो दिस के साथ एक्सेस करना, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, अगले क्लास में देखते हैं। मजा तो आ गया होगा आज।